आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब अगर आधिकारिक सरकारी रैंकिंग की बात करें ना, तो देश का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी मद्रास है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेई के जो टॉप 100 छात्र होते हैं, जब उन्हें अपना कॉलेज चुनने का मौका मिलता है, तो पता है क्या होता है? उनमें से लगभग 70 छात्र सीधे आईआईटी बॉम्बे की तरफ भागते हैं। हाँ, यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। राइट, मतलब जिसे सरकार नंबर 1 मान रही है, देश के सबसे होनहार छात्रों से नंबर 1 क्यों नहीं मानते? क्या सरकारी पैरामीटर्स कुछ गलत हैं, या फिर इन 17-18 साल के टॉपर्स की जो प्राथमिकता है वो पूरी तरह से अलग होती है? देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये भारत के तकनीकी शिक्षा तंत्र की सबसे दिलचस्प गुत्थी है। मतलब क्या है ना कि सरकारी रैंकिंग का जो नजरिया होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव। हाँ बिल्कुल, जबकि एक छात्र का नजरिया जो होता है वो अपने भविष्य और इंडस्ट्री की मांग पर ज्यादा केंद्रित होता है। तो आज की हमारे इस चर्चा में हमारे पास जो सटीक जानकारी और डेटा है, उसी के आधार पर हम इस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। ये चर्चा सिर्फ कुछ कॉलेजों के नाम गिराने के बारे में नहीं है। Exactly. हम उन संस्थानों के काम करने के तरीके को समझने वाले हैं, जहां से निकलने वाले छात्रों के जो औसत शुरुआती सैलरी पैकेज होते हैं वो 30 लाख रुपए से भी ज्यादा होते हैं। मतलब इन संस्थानों के अंदर असल में होता क्या है, इनका पूरा एडमिशन तंत्र कैसे काम करता है, और ये समझना बहुत जरूरी भी है। तो चलिए सीधे उसी पहेली से शुरू करते हैं जिसका जिक्र अभी हुआ था। हाँ। आईआईटी मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF में नंबर 1 पर है। हाँ। लेकिन छात्रों की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे है। मुझे ये बात थोड़ी खटक रही है। मेरा मतलब है रैंकिंग तय करने वाले लोग कोई नौसिखिए तो है नहीं, तो फिर ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? इस अंतर को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि NIRF रैंकिंग का मैकेनिज्म क्या है या उसकी कार्य प्रणाली क्या है। अच्छा। NIRF सिर्फ प्लेसमेंट या सैलरी पैकेज नहीं देखता, वो इस बात को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं कि संस्थान में कितनी रिसर्च हो रही है, कितने पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं। ओके। हाँ, और वहाँ PhD करने वाले कितने छात्र हैं और फैकल्टी के पास कितनी डिग्रियां हैं। आईआईटी मद्रास इन सभी पैमानों पर बहुत ही असाधारण है। उन्होंने अपने कैंपस में एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च पार्क बनाया है। थोड़ा रुकिए, ये रिसर्च पार्क सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है। मतलब असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ एक लैब है जहाँ छात्र अपना कुछ प्रयोग वगैरह करते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक लैब से कहीं ज्यादा है। रिसर्च पार्क दरअसल एक ऐसा पुल है जो एकेडमिक दुनिया और इंडस्ट्री को सीधा जोड़ता है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी को बैटरी टेक्नोलॉजी पर कुछ नया शोध करना है। वो कंपनी अपना एक रिसर्च सेंटर आईआईटी मद्रास के स्पार्क में खोलेगी। ओके, समझ रही हूँ। और वहाँ कंपनी के वैज्ञानिक और आईआईटी के प्रोफेसर और छात्र सब मिलकर काम करेंगे। इससे होता ये है कि जो इनोवेशन हो रहा है वो सीधे बाजार में इस्तेमाल होने लायक होता है। अरे वाह। इसी वजह से रिसर्च और पेटेंट्स के मामले में आईआईटी मद्रास बहुत आगे निकल जाता है और NIRF रैंकिंग में उसे नंबर 1 का ताज मिलता है। समझ गया। लेकिन जो बच्चा अभी 12वीं पास करके आया है, जिसने दिन रात फिजिक्स और गणित के सवाल हल किए हैं, उसे शायद पेटेंट्स और PhD से तुरंत कोई लगाव नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, मेरा मतलब है उसे तो एक बेहतरीन पीयर ग्रुप चाहिए, तगड़ा कोडिंग कल्चर चाहिए और करोड़ों का पैकेज चाहिए। बिल्कुल सटीक बात, और यहीं पर आईआईटी बॉम्बे बाजी मार ले जाता है। अच्छा। टॉप 100 रैंकर्स के वहां जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी CSE विभाग और उसका एक नेटवर्क इफेक्ट।